हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल स्टडी विद अमित एकेडमी में आपका स्वागत है। ये हमारा वीडियो का लेक्चर 2 है। दोस्तों, इसमें हम वैदिक सभ्यता से बनने वाले हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर भी आए हुए हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने 50 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, जो कि सिंधु सभ्यता के थे। इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है दोस्तों, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर है वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। देखिए दोस्तों, ऋग वैदिक काल का समय कब से कब तक है? ऋग वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो इसका उत्तर है दोस्तों पंजाब और अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 53 है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना है? देखिए, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता है, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता या वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो किस प्रकार की सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। दोस्तों ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता शहरी या नगरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 55 है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 है, आर्यों के प्रशासनिक इकाई किस प्रकार थी? आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से है पहला कुल, फिर होता है ग्राम, फिर बीस, फिर जन, फिर राष्ट्र। मैंने सबसे छोटी इकाई पूछा जाए आर्यों की तो क्या थी? कुल थी। उसके बाद ग्राम था, उसके बाद बीस, उससे बड़ा क्या होता है? जन, और उससे बड़ा होता था राष्ट्र। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? उत्तर है ग्रामीणी। क्वेश्चन 58 है, वैदिक काल में विष का प्रधान क्या कहलाता था? विषपति कहलाता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, वैदिक काल में जन के शासक को क्या कहा जाता है? तो राजन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 60 है, वैदिक काल में राज्याधिकारियों में प्रमुख कौन होता था? उत्तर है इसका दोस्तों पुरोहित और सेनानी प्रमुख होते थे। जो राज्य के अधिकारी होते थे उनमें से पुरोहित और सेनानी प्रमुख होते थे। कब? वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 61 है, वैदिक काल में सूत, रथकार और कम्माद नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? तो देखिए दोस्तों, इन्हें रत्नी कहा जाता था और इनकी संख्या राजा सहित कितनी होती थी? 12 होती थी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, वैदिक सभ्यता में गुप्तचर को क्या कहते थे? देखिए, गुप्तचर 2 होते थे। एक होता था पुरब, जो कि दुर्गपति कहलाता था, और दूसरा होता था स्पष्ट, जो कि जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाला होता था। क्वेश्चन नंबर 63 है, वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? वाजपति। क्वेश्चन नंबर 64 है, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली संस्था क्या कहलाती थी? तो राजा को सलाह देने वाली संस्था क्या कहलाती थी? सभा और समिति, जिसमें सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, सभा और समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? उत्तर है क्या? ईशान कहा जाता था। सभा और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 67 है, युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। क्वेश्चन नंबर 68 है, वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? उत्तर है गविष्टि, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। क्वेश्चन नंबर 69 है, वैदिक काल के दशराज युद्ध का उल्लेख कहाँ है? इसका उत्तर है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह युद्ध
रवि नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। यहाँ पर जन दोस्तों, जन का मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति, वही जन जो कि प्रशासन के 5 इकाइयाँ थी। ठीक है, जन में कई सदस्य रहते थे, तो 10 जन मतलब बहुत सारे सदस्य। क्वेश्चन नंबर 70 है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर क्या है? 108। क्वेश्चन नंबर 71 है, महापुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, महापुराण है, जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, वेदांग कितने हैं? देखिए वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं, जिनका नाम क्या है? पहला है शिक्षा है, फिर कल्प है, फिर व्याकरण है, फिर ज्योतिष है, फिर छंद है और निरुक्त 6वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 73 है, वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? 4 हैं, सभी जानते हैं, जिनका नाम क्रमशः है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर 74 है, ऋग वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित था? उत्तर है 4 वर्णों में विभाजित था, जिनका नाम क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन किसके आधार पर था? व्यवसाय के आधार पर था। क्वेश्चन नंबर 75 है, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो उत्तर है दोस्तों 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं दोस्तों, आर्यों का समाज किस प्रकार का था? पितृ प्रधान समाज था, जबकि हमने सिंधु सभ्यता में पढ़ा था कि वो किस प्रकार का समाज था? मातृ सत्तात्मक समाज था। और ये आर्यों का समाज किस प्रकार का समाज है? पितृ प्रधान समाज है, मतलब पिता को प्रधानता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 77 है, आर्यों की समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आर्यों के समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल, जिसका मुखिया क्या होता था? पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 78, क्या स्त्रियां वैदिक काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी? हाँ, ले सकती थी। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्या वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन था? नहीं था, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। क्या वैदिक काल में विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी? हाँ, कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्या वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी? हाँ, कर सकती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी माने विद्वान महिलाओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 82 है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? उत्तर इसका अमाजु कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 83 है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? उत्तर है क्या? सोमरस था, जिसे वनस्पति द्वारा बनाया जाता था। क्वेश्चन 84 है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर क्या है? पशुपालन और कृषि। क्वेश्चन नंबर 85 है, आर्य मुख्यतः कितने प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? तो आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 86 है, वैदिक काल में अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? नीवि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 87, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? उत्तर क्या है? संगीत, रथ दौड़, घोड़ दौड़ और पासा। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, वैदिक काल में गायों का महत्व क्या था? वैदिक काल में गायों को अगन्या की श्रेणी में रखा जाता था, जो कि न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी होती थी, है ना। तथा गाय की हत्या करने वाले को या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों मृत्युदंड अथवा देश निकाले की व्यवस्था की गई है। 89 नंबर है, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 90, आर्यों का सर्वप्रथम प्रिय देवता कौन था? इंद्र। क्वेश्चन नंबर 91, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? उत्तर क्या है? लोहा। लोहा, जिसे क्या कहते थे? श्याम आयस कहते थे, जिसे श्याम आयस भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 92, वैदिक काल तांबे को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में तांबे को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? लोहित आयस। क्वेश्चन नंबर 93, वैदिक काल में व्यापार है दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था, पणी। जो लोग दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? पणी। क्वेश्चन नंबर 94, वैदिक काल में लेन देन के लिए किस प्रकार की प्रणाली प्रचलित थी? किस प्रकार की वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी? मतलब एक वस्तु देना और दूसरी वस्तु को लेना। क्वेश्चन नंबर 95, वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? बेकनाट कहा जाता था या सूदखोर, जिसे हिंदी में कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 96, वैदिक काल में वनस्पति देवता किसे कहा जाता था? सोम को। क्वेश्चन नंबर 97, वैदिक काल में मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? उत्तर है अग्नि की। क्वेश्चन नंबर 98, ऋग्वेद के अनुसार सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी किसे माना गया है? तो देखिए, ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। अब देखिए, ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक माने सबसे ज़्यादा बार हुआ है। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99, दोस्तों ये बृहद क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों हम देखते हैं, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है? मतलब पुराने नाम क्या थे और अब आज के नाम क्या है? तो देखिए, प्राचीन नाम में पहली है कुब्र नदी। कुब्र नदी का आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। दूसरी नदी है कुभा, जिसका नाम है क्या? काबुल। तीसरी है बितस्ता, जिसका नाम क्या है? झेलम। चौथी नदी क्या है? आस्किनी, जिसका आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। अगली नदी है परूषणी, जिसका आधुनिक नाम रावी। अगली नदी है शतुद्री, जिसका आधुनिक नाम है सतलज। इसके बाद अगली प्राचीन नदी है बिपाशा, जिसका नाम है ब्यास, आधुनिक नाम क्या है? ब्यास। अगली नदी है सदा नीरा, जिसका आधुनिक नाम क्या है? गणक। अगली नदी है गोमती, जिसका आधुनिक नाम क्या है? गोमल। अगली नदी है सुबस्तु, जिसका नाम है स्वात। अगली नदी है दृशधति, जिसका आधुनिक नाम है जिसका आधुनिक नाम क्या है? घग्गर। प्रश्न नंबर 100, ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन कौन से थे और उनसे संबंधित कार्य क्या थे? इंद्र का संबंध क्या माना जाता है? युद्ध का देवता और वर्षा का देवता है। अग्नि है दोस्तों, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ हैं। वरुण है पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक। विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात करता। सोम जो कौन है? वनस्पति देवता है। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता है। अगले देवता है हमारे अश्विनी, जो कि विपत्तियों को हरने वाले देवता माने जाते हैं। अगले देवता है पूषण, जो कि पशुओं के देवता हैं। अगले देवता है विष्णु, जो कि विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माने जाते हैं। अगले देवता है मारुत, जो कि आंधी और तूफान के देवता हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये सीरीज जारी रहेगी जब तक हमारे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते। तो दोस्तों, यदि 50 क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत करेंगे।